आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में नेमिंग पढ़ रहे हैं और नेमिंग में हमारी चल रही है आरएस नेमिंग। और हम लोगों ने अभी तक आरएस नेमिंग में फिशर और डैश वेज फॉर्म में आरएस निकालना सीख चुका है। और मैंने आपको जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती थी क्वेश्चंस की वो सारी करा दी है। और वहाँ पर हमने एक टॉपिक और समझा था, स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर। आज हम आरएस नेमिंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास रिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें किस तरीके से आरएस नेमिंग दी जाती है। मैंने आप लोगों को पूरे सीक्वेंस की बात पहले ही बता दी थी, तो जिसमें हमारा ये सीक्वेंस अगला है रिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ एक बेसिक आइडिया इकट्ठा कर लेते हैं। देखो, हमारे पास जो रिंग सिस्टम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होती है मोनोसाइक्लिक रिंग, एक तो होती है मोनोसाइक्लिक रिंग और एक होती है बाईसाइक्लिक रिंग। तो सबसे पहले हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं मोनोसाइक्लिक केमिस्ट्री से कि आखिरकार मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ये आखिरकार दिखते कैसे हैं। अब दिखने का मतलब वही है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जो असली में होता है वो दिखता नहीं है और जो है वही आपको देखना है। शुरू करते हैं। आप लोगों ने मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इस तरीके से हमेशा 3 मेंबर्ड रिंग को इस तरीके से बनाया है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है यहाँ पर इसके जितने भी कार्बन हैं वो सभी कार्बन क्या हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम भी लगे हुए हैं। आप इसी ही तरीके से दर्शाते हो, बोलिए। और हर एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हाइब्रिडेशन कितनी होती है, sp3। यहाँ पर भी कितनी होती है, sp3 और यहाँ पर भी sp3। अब अगर ये है तो मेरे पास सवाल आ रहा है, सर यदि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हम क्या यहाँ पर डैश वेज रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं। और अगर आप डैश वेज रिप्रेजेंटेशन समझ जाओगे तो जस्ट पिछला वाला टॉपिक याद करो, हमें डैश वेज में आरएस नेमिंग निकालना आता है। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को डैश वेज की तरफ लेके जाना चाहता हूं इसमें, बोलिए। तो सबसे पहले ये कि सर इसका डैश वेज कैसे समझेंगे, तो पहले एक बार मैं आपको मॉडल से समझा देता हूं और जैसे ही आपको मॉडल से समझ में आ जाएगा वैसे ही मैं इसको यहां पर लिख के समझाऊंगा। आप अगर जरा ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है, नजर आ रही होगी। 3 ब्लैक कार्बन एटम है, तीनों के बीच में बॉन्ड लगी है। थोड़ी सी टेढ़ी बॉन्ड नजर आ रही होगी, वो तो इसके मॉडल की वजह से है, बाकी बॉन्ड सीधी होती हैं इनमें इस तरीके से। यहाँ पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है। अब इस 3 मेंबर्ड के एक कार्बन पर मैंने क्या कर दिए, 2 एटम लगा दिए। जब मैं 2 एटम लगा रहा हूं तो जरा आप ध्यान से देखो, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब इसको और अच्छे से बोलूं केमिस्ट्री की भाषा में, स्टीरियोकेमिस्ट्री की भाषा में, एक बॉन्ड अबव द प्लेन है, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन है। तो जरा ध्यान से इस एटम को देखो जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, नजर आ रहा है। तो इसकी 2 बॉन्ड तो प्लेन में है और एक बॉन्ड अबव द प्लेन और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। और अबव द प्लेन को किससे दर्शाते हैं, सॉलिड लाइन से, और बिलो द प्लेन किससे दर्शाते हैं, ब्रोकन लाइन से। बस इस पे भी ऐसा ही नजारा रहा होगा, इस पे भी ऐसा ही नजारा रहा होगा। मतलब हर कार्बन एटम पर ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़े समय के लिए मान लो कि मैं यहाँ पर इसको इस प्लेन में कर देता हूं, मतलब इस बोर्ड वाले प्लेन में कर देता हूं। पहले इस तरीके से था तब भी मैं समझा पा रहा हूं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। जब मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा तो आपको अब और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में है। तो ये जो येलो एटम आपकी तरफ आ रहा है इसी को तो आप बोलोगे टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जिसको आप सॉलिड लाइन से दर्शाते हो। और ये जो रेड एटम आपसे दूर जा रहा है इसी को तो बोलोगे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जिसको आप ब्रोकन लाइन से समझाते हो। तो कहने का मतलब यही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आ रहा है इसको आपको इस तरीके से समझना है स्टीरियोकेमिस्ट्री की भाषा में। अगर मैं इसको डैश वेज रिप्रेजेंटेशन से समझाना चाहूं तो हम लोग इसको कैसे समझाएंगे, जरा ध्यान से देखना। उम्मीद करता हूं ये मॉडल आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से दर्शाएंगे, यहां पर इस तरीके से। और हर कार्बन एटम पे क्या होगा, एक तो आपके पास होगा अबव द प्लेन और एक होगा आपके पास बिलो द प्लेन। अब एटम कुछ भी मान सकते हो आप, ए और बी मान लो इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, एक तो अबव द प्लेन और एक आ रहा है आपके पास बिलो द प्लेन। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, एक तो होगा अबव द प्लेन
और एक आ रहा है बिलो द प्लेन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए। आपको हमेशा इस तरीके से ही समझना है मॉडल्स में, यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से, फिर से मॉडल देखो। अगर मैं मॉडल से समझाऊंगा तो आपके पास यहाँ पर मान लो ये वाला कार्बन एटम है इस तरीके से, तो एक तो जो अंदर की तरफ जा रहा है वह V हो जाएगा और एक जो बाहर की तरफ आ रहा है वो A हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं दर्शाऊंगा, देखो इस बोर्ड के अंदर अगर मैं इसको लेके जाऊं तो यहाँ पर येलो एटम ही जाएगा इस तरीके से। तो यही सब चीजें चल रही हैं। अब बहुत सारी किताबों में है ना, और बहुत डिफरेंट जगह आपने जब पढ़ा होगा तो आपने कुछ ऐसी सी रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी होगी। जरा ध्यान से समझना, आपने बहुत सारी किताबों में या आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा, तब आपने ऐसा भी कुछ पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये भी इसी को ही दर्शा रहा है, हमने बात की थी अभी, ये भी इसी को ही दर्शा रहा है, जहां पर सारे A एटम क्या होंगे, अबव होंगे, और सारे B एटम कहाँ होंगे, बिलो होंगे। तो मतलब अगर इस कार्बन एटम की बात करता हूं और इस कार्बन एटम की बात करता हूं तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर बस दर्शाने का तरीका चेंज कर दिया गया है। इसको इस प्लेन में माना गया है तो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। जब इसको इस प्लेन में लेके आ जाएंगे तो एक आपकी तरफ नजर आ रहा होगा, एक इस तरह से नजर आ रहा होगा। बस प्लेन में हल्का सा चेंज करने से आपके देखने का तरीका चेंज हो गया। मतलब मैं यही समझाना चाहता हूं, आप इस तरह से ना समझकर आज को इस तरह से या इस तरह से समझने की कोशिश करो। अब इससे फायदा क्या होगा? अब इससे फायदा ये होगा कि ऐसे कंपाउंड में आप RS नेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? ये देखो जरा ध्यान से, क्या आप इसमें RS नेमिंग नहीं कर सकते? ये तो डैश वेज का ही एक तरीके से फॉर्म हो गया, और हम लोगों ने डैश वेज में बहुत अच्छे से सीखा था किस तरीके से RS नेमिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास 4 मेंबर्ड रिंग है, इस तरीके से 4 मेंबर्ड रिंग है। तो 4 मेंबर्ड रिंग को आप इस तरीके से ना दर्शा के, अब मैं यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दर्शा रहा है ना, यहाँ पर कोई भी ग्रुप में यहाँ लगा दूंगा, तो आपके पास यहां कैसा है, इस वाले पे देखो, एक तो है आपके पास अबव द प्लेन और एक है आपके पास बिलो द प्लेन। ऐसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एक तो आपके पास है अबव द प्लेन और एक क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। इस वाले केस में एक तो है आपके पास अबव द प्लेन और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एक तो बिलो द प्लेन। ऐसे ही इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अबव द प्लेन और एक हो जाएगा बिलो द प्लेन। क्योंकि यहाँ पे भी सब कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो आपके पास sp3 है। तो जितने भी अबव वाले हैं उन पर A कर दो और जितने भी बिलो वाले हैं उन पर B कर दो। अब इसी को दर्शाने का तरीका थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाले का किया है। बताइए, कर सकते हैं क्या? देखो जरा ध्यान से, अगर इसी को दर्शाने का तरीका थोड़ा सा और चेंज कर दें, इस तरीके से कर सकते हैं, जहां पर अबव द प्लेन कौन होगा हमारे पास, A होगा, बिलो द प्लेन कौन होगा, B होगा। अबव द प्लेन A और बिलो द प्लेन कौन होंगे, B। तो सबसे पहले आपको मोनोसाइक्लिक सिस्टम में ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम मोनोसाइक्लिक को इस तरीके से समझकर डैश वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आप कुछ भी समझ सकते हो यहाँ पर। अगर इसको भी मॉडल के सहारे से मैं समझाना चाहूँ तो देखो, ये आपके पास क्या है, एक 4 मेंबर्ड रिंग है, इस तरीके से ब्लैक कार्बन एटम की 4 मेंबर्ड रिंग है। जरा ध्यान से देखो, अगर ये इस प्लेन में लाई कर रही है तो यहाँ पर इस पर 4 कार्बन है, मतलब 4 एटम्स हैं। एक एटम तो 2 तो प्लेन में है ये वाले, और ये वाला क्या है, ऊपर की तरफ है, और ये वाला क्या है, नीचे की तरफ है। अब अगर मैं इसको बोर्ड वाली प्लेन में ले आऊं, देखो जरा ध्यान से, मैं इसको बोर्ड वाली प्लेन में ले आ रहा हूं, तो अगर बोर्ड वाली प्लेन में ले आ रहा हूं तो एक तो आपकी तरफ आ रहा है और एक आपसे दूर जा रहा है। बस वही सब चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, जो कि आपको मॉडल में साफ साफ दिख रही है। पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट में सबसे बड़ी दिक्कत आपके पास यही आती है कि जहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, क्योंकि 2D बोर्ड है हमारे पास। अगर यही डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह टाइप का करवा के वहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन वो भी एक तरीके का 2D टाइप का रहेगा, 3D पिक्चर बन सकती है वहां पर, है ना। ये वाली सारी बातें आ रही हैं, ठीक है।
क्या हम इस तरीके से 6 मेंबर को भी दर्शा सकते हैं? चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक बार देखते हैं, मजा आ रहा है सर इसको देखने में। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है मोनोसाइक्लिक का, ये हमारे पास सेकंड है, थर्ड ले लेते हैं 6 मेंबर रिंग। ये आपके पास 6 मेंबर रिंग। तो इसको दर्शाने का तरीका आप कैसा कर सकते हो? पहला तरीका तो कुछ इस तरीके से कर दोगे, तो यहां पर हर कार्बन एटम पे क्या दिखाई देगा? डैश फेस दिखाई देगा आपको। बनाते हैं, यहां पर हर कार्बन एटम पे आपको डैश फेस दिखाई देगा। देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे आप इसको 3 मेंबर रिंग पे करो, 4 मेंबर रिंग पे करो, 5 मेंबर रिंग पे करो, या फिर 6 मेंबर रिंग पर करो। ठीक है, इस तरीके से होगा। या फिर इसी को दर्शाने का तरीका थोड़ा सा और बदल सकते हैं, जो कि किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा होता है। और जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वगैरह बताया था तो उस समय ऐसा कुछ मैंने कराया भी होगा। ठीक है, जहां पर अबव द प्लेन ऊपर वाले को दिखा रहा है और बिलो द प्लेन नीचे वाले को दिखा रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं ये बातें समझ में आ रही है। अब हम लोगों ने यहाँ पर मोनोसाइक्लिक से रिलेटेड सारी बातें इकट्ठी कर चुकी हैं। एक बार बाईसाइक्लिक सिस्टम को भी समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेहतरीन से। हम लोगों ने मोनोसाइक्लिक सिस्टम की बात कर चुकी है, अब हम बात करते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम। देखो, अगर हम बाईसाइक्लिक सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास बाईसाइक्लिक सिस्टम में हम लोग फ्यूज रिंग सिस्टम की बात करेंगे। फ्यूज रिंग सिस्टम। अब आखिरकार यहां पर किस तरीके से हम लोग समझते हैं, देखो जरा ध्यान से समझना। यहां पर हम 2 केसेस को लेकर चलते हैं। एक तो सबसे पहला केस तो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। पहले एक बार बाईसाइक्लिक सिस्टम को समझ ही लेते हैं, फिर केसेस की बात करेंगे। हमारे पास बाईसाइक्लिक सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर 2 रिंग इस तरीके से क्या होंगी? फ्यूज्ड होंगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग केस क्या है, ये वाला है। देखो, इस वाले कार्बन एटम पर क्या है? वही सेम कहानी जिस तरीके से आप मोनोसाइक्लिक सिस्टम में समझ रहे हो। इन सभी कार्बन एटम पर वही कहानी चल रही है। जैसा मैंने आपको 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड में समझाया है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी समझना है कि हर कार्बन पर क्या है? अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। मतलब जो कार्बन एटम आपको मैंने यहाँ पर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन समझाए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस कार्बन एटम के 3 बॉन्ड तो आपको प्लेन पर नजर आ रहे हैं। थोड़े से टिल्टेड होंगे, पूरे प्लेन पे नहीं होंगे, लेकिन प्लेन पर नजर आ रहे हैं। तो इसका जो बॉन्ड है वह अबव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। मतलब यहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। यहां पर ये बॉन्ड अबव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। ऐसे ही यहां पर जो ये कार्बन एटम है, यहां पर अबव द प्लेन भी हो सकता है और बिलो द प्लेन भी हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बातों को समझो। तो अगर मैं यहां पर 2 डिफरेंट केसेस लेता हूं तो हमारे पास 2 डिफरेंट केसेस ऐसे ऐसे बनेंगे। देखो, पहले तो आपके पास इस केस में ऐसा बन सकता है कि जहां पर अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो यहां पर कार्बन एटम या तो अबव द प्लेन हो जाए। देखो, हमें ना इन कार्बन एटम को सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मोनोसाइक्लिक की तरह काम करने वाले हैं। अगर सोचना और दिमाग लगाना है तो सिर्फ इन कार्बन एटम को सोचना है जहां पर रिंग फ्यूज हो रही है जिनके थ्रू। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी आप लोगों के पास ये हो सकती है।
यही तो पॉसिबिलिटी होगी। अब बातों को जरा ध्यान से समझना। अगर मैं इस वाले केस में इस पर RS नेमिंग करूंगा, यदि हमारे पास यहाँ पर 4th प्रायोरिटी ग्रुप है, तो इस वाले केस में जो भी आपका आंसर आएगा 1 2 3 अलोंग घूमकर, तो जो S होगा वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और जो R होगा वो क्या होगा, S हो जाएगा। क्यों? हमने अच्छे से पढ़ा था, जब भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर आता है तो आपका आंसर ऐसा हो जाता है। लिख देता हूं मैं, जब भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पर रहता है तो आपका आंसर कैसा होता है, रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इस वाले केस में अगर हमारे पास 4th प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर होगा तो जो आंसर आपका आएगा 1 2 3 अलोंग मूव करके वही आपका आंसर आएगा। मतलब ये डैश वेज वाली पूरी कहानी बन चुकी है। बस आपको वेज के केस में याद रखना है कि जब वेज पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा तो उसको जस्ट उल्टा करना है, बाकी जैसे आप निकालते आ रहे हो। अब सवाल ये आता है कि सर अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर इन 3 बॉन्ड पर किसी पर आ जाए तो आपको उसको किस में बदलना है, डैश में बदलना है, लेकिन 2 चेंज करने पड़ेंगे, मतलब इवन चेंज करने पड़ेंगे। इसके हम जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे ही मान लो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, जरा ध्यान समझना। टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने डैश वेज बहुत अच्छे से किया हुआ है तो ये वाला पार्ट बहुत आसान है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। इस वाले कार्बन पर बात करते हैं। ये इसमें भी 2 ही पॉसिबिलिटी है। फिर से भाई जैसा आपने इसमें सीखा था वैसा ही इसमें हो जाएगा। मतलब यदि आपके पास यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है तो आंसर अगर S होगा तो यहाँ पर R हो जाएगा, और अगर R होगा तो यहाँ पर S हो जाएगा, पहली बात। और अगर यहाँ पर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है तो जो आंसर आप 1 2 3 अलोंग मूव करोगे वही आपका आंसर रह जाएगा। और इसके केस में आपको याद रखना है DCR। ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको डैश वेज में। डैश पर यदि क्लॉकवाइज होता है तो R होता है, इसको तो याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पूरा एप्लीकेशन है, बाईसाइक्लिक सिस्टम कह लो या फिर मोनोसाइक्लिक सिस्टम कह लो, वो डैश वेज का ही एप्लीकेशन है। और दिक्कत सिर्फ एक जगह आ रही है कि यदि जो आपको ये 3 बॉन्ड प्लेन पर दिख रही हैं, अगर इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ जाए तो उसको सबसे पहले आपको डैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डैश में कन्वर्ट करते समय आपको इवन चेंज करने होते हैं। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया तो इसको आप इससे तो चेंज कर दोगे, तो फिर इसको और इस बॉन्ड को भी आपस में चेंज करना पड़ेगा। अब सर इस पूरे एटम को दिखाना पड़ता है, तो चेंज करते समय कभी भी आप पूरे एटम को मत दिखाओ। चेंज करते समय कभी भी पूरे एटम को नहीं दिखाना होता है। चेंज करते समय सिर्फ वहां पर प्रायोरिटी ग्रुप दिखाओ। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इस वाले केस में बात करता हूँ, यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है। अब मान लो आपके पास यहाँ पर आता है 4th प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर आता है 1st, 2nd, और यहाँ पर आता है 3rd। तो मैंने क्या बोला, इस वाले केस में आपको डिफिकल्टी होने वाली है। तो इस वाले केस में क्या करने वाले हो, इस 4th को आप 1 से चेंज कर दो, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कैसे भी आप 4th को किस पे लेके जाओ, डैश पर लेके जाओ, लो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ साथ आपको 2 और 3 में भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। इस बात को मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा इवन चेंज करते हैं। इवन चेंज नहीं करोगे तो वहां पर आप पूरा मॉलिक्यूल चेंज कर दोगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दोगे। हर एक मॉलिक्यूल का अपना कॉन्फ़िगरेशन, अपना वजूद होता है। ये बात मैंने आपको समझा रखी थी। उम्मीद करता हूँ बाईसाइक्लिक सिस्टम में आपको ये स्टार्टिंग बात समझ में आ रही है। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा मॉडल के सहारे से समझाना चाहूँ कि हम लोग मॉडल के सहारे से कैसे समझेंगे आखिरकार, वैसे यहाँ कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो। यहाँ पर आपके पास 2 6 मेंबर रिंग फ्यूज्ड हैं, इस तरीके से देख पा रहे हो एकदम अच्छे से। अगर ये फ्यूज्ड हैं तो आप इस वाले केस में कैसे समझोगे, इस तरीके से इस प्लेन में है, इस प्लेन में है। और जब इस प्लेन में है तो सबसे पहले इन एटम्स की बात करते हैं जो मोनोसाइक्लिक की तरह बिहेव करते हैं। तो ये देखो, एक आपकी तरफ आ रहा है, एक आपसे दूर जा रहा है। जरा ध्यान से देखो, अगर ये इस प्लेन में है तो येलो वाला आपकी तरफ आ रहा है और रेड वाला आपसे दूर जा रहा है। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि ये जितने भी एटम्स ये वाले हैं, इसमें तो मोनोसाइक्लिक का केस चलने वाला है। लेकिन जो ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड, इस फ्यूज्ड वाले में अगर आप देखोगे तो ये वाला आपकी तरफ भी हो सकता है। देखो, अगर आप इस प्लेन में देख रहे हो, इस प्लेन में, बोर्ड वाले प्लेन में, तो ये आपकी तरफ भी हो सकता है। या फिर और मतलब मैं अगर समझाऊं इसको, यहाँ पर थोड़ी सी मॉडल में डिफिकल्टी है, डिफॉल्ट है, नहीं तो मैं उसी कार्बन पर आपको समझा सकता था। और ये आपसे दूर भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं।
देखो आपसे दूर की तरफ जा रहा है ना यहाँ पे। तो ये सारी बातें हम मॉडल से सीख सकते तो हैं, लेकिन मॉडल अगर आप कम से कम दिमाग में लेके आओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो अगर आपको मॉडल की आदत हो जाएगी तो फिर तो भैया आपको पता ही है बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पहले समझ लो। यहाँ से अपना एडवांस पार्ट स्टार्ट हो जाता है आरएस नेमिंग का। अभी तक आज तक हमने जो बीएससी वाले बच्चे हैं वो तो उन्होंने ऑलमोस्ट फीचर और डैश वैच में ही किया होगा। अभी हम बहुत हायर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी उठाने वाले हैं। जो एमएससी वाले हैं वो करते तो सब में है, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह गलती हो जाती है, या तो सीआईपी रूल में प्रायोरिटी देने में गलती हो जाती है, या फिर आगे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है आरएस नेमिंग से। जितने भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो क्यों ना इस मार्क्स को एकदम अच्छे से सेक्योर किया जाए। इतनी बात समझ में आई तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको बहुत हद तक चीज़ें मैं समझाता हूँ। तो आइए चलिए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आप सब्जेक्ट को सीख रहे हो, मतलब ये टॉपिक आपने अभी कल ही से स्टार्ट किया है, तो ये जो परफेक्शन लेवल है वो धीमे धीमे आएगा। सबसे पहले आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए इनकी आरएस नेमिंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस फॉर्म में करेंगे, और सही आंसर निकलना चाहिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को सबसे पहले आप डैश वेज में बना लो, क्योंकि हमने डैश वेज में ही सीखा है चीज़ों को। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर टारगेट होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को किस में कर देंगे, डैश वेज में कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसको डैश वेज में बनाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ही नजर आएगा। कैसे बनाओगे, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। यही तो दिखाओगे, H ऊपर की तरफ है तो यहाँ दिखा दोगे। इस वाले केस में कैसे करने वाले हो, इस वाले केस में आप करने वाले हो, ऊपर की तरफ कौन है इस बार, OH है, और नीचे की तरफ इस बार कौन है, NH2 है। ये हो जाएगा आपके पास डैश वेज। अब शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो एसिमेट्रिक सेंटर हैं, तो दोनों पे ही आरएस नेमिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहले इस वाले पे शुरू करते हैं। जब हम यहाँ पर आरएस नेमिंग करेंगे तो जरा ध्यान से आप देखना, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी होती है। अब यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन में आपको प्रायोरिटी के साथ भी समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को प्रायोरिटी में अगर दिक्कत अभी भी है तो वो खत्म करो। सबसे पहले इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से कौन कौन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, एक तो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है। तो चलो यहाँ ये बात तो पक्की होगी, ये नंबर 1 है आपके पास, ये नंबर 2 है। अब इन दोनों में देखते हैं, ये कार्बन ये कार्बन, लेकिन इस कार्बन से फिर क्या लगा है, Cl लगा है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर 3, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास नंबर 4। इतनी बात तो आपने सबसे पहले कर ली। अब हमें क्या देखना है, फोर्थ वाला कहाँ है। फोर्थ वाला हमारा प्लेन पे है। तो सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बाहर से लेके आ लो। जब आप बाहर लेके आओगे तो बाहर कुछ ऐसा ही कर पाओगे, यहाँ पर इस तरीके से था। आपको फोर्थ वाला कहाँ भेजना है, डैश पर भेजना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, 4 वाला डैश पर भेजना है। मैंने बात बता रखी है, हमेशा जब भी हम लोग डैश वैच पढ़ेंगे, जब प्लेन में होता है तो उसमें क्या करना है, डैश में भेजना है। लेकिन जब आप एक चेंज करोगे तो उसके बाद एक चेंज और करना है, तो वो एक चेंज किस किस में होगा, 1 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। सबसे पहले आप इसको ऐसे बना लो। कोई जरूरी नहीं है आप ये जो एटम यहाँ थे वही एटम यहाँ दर्शाओ, आप सिर्फ प्रायोरिटी वाले नंबर को ही दर्शा सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ये बात समझ में आ रही तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपके पास डैश पे 4 आ गया। अब क्या करना है, 1 2 3 के लॉन्ग मूव करना है, तो मूव करते हैं 1 2 3। जब आप 1 2 3 का लॉन्ग मूव कर रहे हो तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। इस तरीके से कौन सा है, क्लॉकवाइज। डैश पे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा, आर आ जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया, आ गया होगा। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में फिर से वही बात है, यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन की बात करते हैं। तो इस कार्बन पर क्या है, एक तो Cl है, H है और ये ग्रुप है। तो सबसे पहले Cl को आप नंबर 1 प्रायोरिटी दे दो, इसको नंबर 4 प्रायोरिटी दे दो, यहाँ पर नंबर 2 प्रायोरिटी हो जाएगी और यहाँ पर नंबर 3 प्रायोरिटी हो जाएगी। नंबर 2 क्यों होगी, क्योंकि कार्बन से यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ कार्बन से कार्बन जुड़ा है। अब आप देखो फोर्थ वाला कहाँ है, वेज पर है, तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर दो। अगर प्लेन में होता तब इवन चेंज सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वेज में है, तो आप पहले 1 2 3 के लोग मूव करो। 1 2 3 जब आप मूव कर रहे हो तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आना चाहिए था, एस, लेकिन आंसर क्या जाएगा, आर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, वेज पर है। बस इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं।
आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। इस वाले में देखते हैं, तो अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो पक्की बात यहाँ पर डैश पर क्या होगा, एच लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे, इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती। और हमें DCR वाला फंडा याद ही रखना है डैश एच के लिए, डैश पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्लॉकवाइज तो R। अब इस वाले केस में देखो, सबसे पहले तो आपके पास नंबर 1 प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, नंबर 2 प्रायोरिटी यहाँ जाएगी और नंबर 3 प्रायोरिटी यहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर BR भी लगा है। अब बताओ इस वाले केस में कैसे करने वाले हो। जब इस वाले केस में आप देखोगे तो 1 2 3 के लॉन्ग मूव करो, तो यहाँ पर क्या जाएगा R, क्लॉकवाइज आ रहा ना, डैश पर क्लॉकवाइज तो R। इस वाले केस की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये नंबर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास डैश पर 4 है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको तो भूल जाना है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नंबर 2 और यहाँ आ जाएगा आपके पास नंबर 3। फिर वही 1 2 3 के लॉन्ग मूव करो तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास S। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर क्लॉकवाइज आता तो R, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्या जाएगा S। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। बताइए कैसे होने वाला है इस वाले क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाएगी, फोर्थ वाला तो डैश पर ही है, H लगा होगा डैश पर, उसको भूल जाओ। ये 1 हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास नंबर 2, ये हो जाएगा आपके पास नंबर 3। मूव करो, क्लॉकवाइज आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा R, और डैश पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। इस वाले केस में देखो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1। अब देखो यहाँ पर जब जा रहे हो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे जा रहे हो तो BR, तो यहाँ पे इससे करेंगे, ये आ जाएगा नंबर 1, यहाँ आ जाएगा नंबर 2, यहाँ आ जाएगा नंबर 3। मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या जाएगा S। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना 1 2 3, और डैश पर है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो S ही रहेगा एंटी क्लॉकवाइज पे। इस पे बात करते हैं, यहाँ पर देखो कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पर तीनों पे क्या रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन। आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पर इस वाले केस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसको आप लिख भी सकते हो खोल के, ये कुछ ऐसा ही तो केस है, CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। तो लेकिन अगला केस देखो, यहाँ पर कार्बन से क्या जुड़ा है, एक तो दो तो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे BR जुड़ा है और यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है, ठीक है। यही जुड़े हैं, बोलिए। तो हम बोलेंगे सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास, सबसे पहली। फोर्थ वाले को तो सोचना ही नहीं है, वो तो डैश पर है, H है बेचारा, वो तो फोर्थ पे ही है। अब इस वाले केस में देखो यहाँ पर तो आगे मूव कर रहा है, तो ये तो लंबी चेन है, तो हमने पढ़ा था जितनी लंबी चेन होती जाती है, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं उतना प्रायोरिटी बढ़ेगी। तो ये आपके पास नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। बस मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आ जाएगा S, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे करोगे बताओ। वही सेम क्वेश्चन है फिर से। इस वाले केस में देखो यहाँ पर CN है तो ये नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर C पर O है तो ये नंबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास नंबर 3। तो 1 2 3 के लॉन्ग मूव करोगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास फिर से देखो यहाँ पर CN था और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर। अब देखो प्रायोरिटी में यहाँ पर गलती हो रही है, कैसे करोगे फिर से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जल्दबाजी में बस प्रायोरिटी में ही ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं और कहीं कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। देखो फिर से प्रायोरिटी देखते हैं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, तीनों कार्बन है, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी यहाँ आएगी, नंबर 2 प्रायोरिटी यहाँ आएगी और नंबर 3 प्रायोरिटी यहाँ आएगी। अब सही होगा, बात समझ में आ गई प्रायोरिटी में कहाँ पर गलती थी। उसके बाद क्या करोगे, मूव करोगे, तो डैश पर तो LPG है ही, तो 1 2 3 के लॉन्ग जब मूव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या जाएगा S, ऐसा जाएगा। इस वाले केस में देखो कार्बन से ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो नंबर 1 तो प्रायोरिटी इसको दे देंगे, नंबर 1 प्रायोरिटी इसको दे देंगे। अब आप देखना ध्यान से, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ फिर कार्बन, तो यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन,
और यहाँ पर Br और CH3। तो इस वाले केस में बताओ किस तरफ करने वाले हैं। देखो यहाँ क्या था, आपके पास कार्बन था, इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन पे नंबर 1 दे दिया, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं, यहाँ पे कार्बन था और H था, यहाँ पे कार्बन और कार्बन था। तो ये आपके पास नंबर 2 हो जाएगा यहीं पे, ये हो जाएगा आपके पास नंबर 3। जब आप मूव करोगे 1 2 3 के लॉन्ग तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसा आ जाएगा। इस वाले केस में बात करते हैं, यहाँ पर Br है तो ये 1 हो सकता है, यहाँ पर ये नंबर 4 हो जाएगा, पक्की बात है। CH3 सबसे कम प्रायोरिटी, यहाँ पर ये नंबर 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये नंबर 3 हो जाएगा। तो जब आप मूव करोगे इसके लॉन्ग 1 2 3 के लॉन्ग तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे भी ऐसा जाएगा, सब में ऐसा जाएगा। देखो पहले आप एक बार मेरे साथ ये करते जाओ, देखते जाओ, अगर कुछ भी छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं तो आप उसको चेक करो सही से। बस यही है, प्रैक्टिस है। आप RS नेमिंग में जितने डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, और यही समय है प्रैक्टिस करने का। अब ऐसा नहीं कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ और आप 1 महीने बाद फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको आज या कल में असाइनमेंट ऐड कर दिया जाएगा RS नेमिंग से रिलेटेड, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बाईसाइक्लिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं जो कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड है। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप कोई भी फ्यूज रिंग सिस्टम का RS नेमिंग आसानी से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन है जो कि पेपर में प्रीवियस में आया हुआ है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, इस जगह क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। आपके पास यहाँ पर कार्बन से Br जुड़ा है तो ये तो नंबर 1 प्रायोरिटी, बिना सोचे समझे। उसके बाद एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। जब आप इस बॉन्ड पे मूव करोगे तो यहाँ पर कार्बन कार्बन, इस जगह सिर्फ एक ही कार्बन है बाकी हाइड्रोजन होगा, इस जगह एक ही कार्बन है बाकी हाइड्रोजन होगा, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर 2 प्रायोरिटी। अब इन दोनों में बात करते हैं, तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक समय ऑक्सीजन आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, नंबर 3, और यहाँ पर क्या जाएगा, नंबर 4। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन की पिक्चर अगर मैं यहाँ पर बाहर लेके आऊँ, बाहर थोड़ा सा, तो इसकी पिक्चर कुछ ऐसी तो है, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है, वेज है। तो देखो जब भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन में हो तो उसको आपको डैश पर भेजना होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डैश नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, वेज है। इस जगह पर इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो आप लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को पहले वेज पर भेज दो। अब जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे बैच पर भेजने के बाद। लेकिन जब आप भेज रहे हो तो आपने ये एक चेंज किया है, तो यहाँ पर दूसरा चेंज भी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना है। अब इसमें आप कैसे करोगे रोटेशन, 1 2 3 के लॉन्ग मूव करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, क्लॉकवाइज। 1 2 3 के लॉन्ग मूव करोगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्लॉकवाइज। पॉइंट को समझो जरा ध्यान से। जब आप 1 2 3 के लॉन्ग मूव कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लॉकवाइज। लेकिन यह R नहीं होगा, यह होगा S। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम बात करते हैं इस कार्बन की। इस कार्बन पर हम देखना शुरू करते हैं। तो देखो इस वाले कार्बन पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, और ये तो डैश पे भी है। तो यहाँ पर जो आपका रोटेशन होगा वही यहाँ पर बता देंगे। देखो यहाँ पर जा रहे हो तो कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जा रहे हो तो फिर ऑक्सीजन आएगा, कार्बन आएगा ज़्यादातर, और यहाँ पर Br आएगा। तो हम बोलेंगे नंबर 1 तो आपके पास ये हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि Br आ जा रहा है। उसके बाद नंबर 2 आपके पास ये हो जाएगा और नंबर 3 आपके पास ये हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे तो 1 2 3 के लॉन्ग रोटेशन करो इस तरीके से, 1 2 3। तो आप जब ऐसे कर रहे हो तो क्या रहे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, R। ये कहानी यहाँ पर चलेगी। यहाँ कर तो आपको S समझ में आ रहा है, और यहाँ आपके पास क्या जाएगा, R। आपको प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए बस, ठीक है। इस वाले केस में बात करते हैं। इस वाले केस में आपके पास क्या होने वाला है, वही फिर से इस वाले को देखो तो यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो कार्बन है, फिर यहाँ पर इस कार्बन से क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा है, सिर्फ कार्बन है। तो यहाँ पर जो कार्बन से ऑक्सीजन लगा है इसको हम बोल देंगे नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। यहाँ पर
कार्बन से 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन से एक ही होगा, तो ये हमारे पास नंबर 2 प्रायोरिटी, यहाँ पर नंबर 3 प्रायोरिटी और यहाँ पर नंबर 4 प्रायोरिटी। अब यहाँ पर 4th प्रायोरिटी आपका प्लेन में नहीं है, यहाँ पर वेज पे है, तो जो आंसर आएगा उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी इवन चेंज नहीं करना है। तो कैसे करोगे इसमें रोटेशन, कैसे करोगे? 1 2 3 के लॉन्ग रोटेशन करोगे आप, करवा दो, इस तरीके से हो जाएगा। जब आप ऐसे करवाओगे एस, तो आंसर एस ना आके क्या आ जाएगा? आर। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन पर क्या होने वाला है बताओ? फिर से वही, ये तो हो जाएगा 4th पर, ये हो जाएगी आपके पास नंबर 1 प्रायोरिटी। यहाँ पर देखो, यहाँ जब आप मूव करोगे तो कोई ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो ये है नंबर 2 प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पर एक समय ऑक्सीजन आ जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पर नंबर 3 प्रायोरिटी। मूव करना स्टार्ट करो, 1 2 3 को लॉन्ग मूव करोगे तो यहाँ पर कैसा रहा? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा आ जाएगा। बस इस तरीके से ही होने वाला है। ये वाला केस इंपॉर्टेंट था, पहला वाला, किस तरीके से यहाँ पर करेंगे। इस वाले केस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो नंबर 4 प्रायोरिटी आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर तीनों जगह कार्बन है, अब लेकिन ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एक ही से जुड़े होंगे, तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी हो जाएगी। अब देखते हैं इन दोनों में, तो यहाँ देखो कार्बन 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 कार्बन, लेकिन जब आप इस जगह जाओगे तो 2 कार्बन आ जाएंगे, लेकिन इस जगह एक ही कार्बन आ रहा है। तो जो छोटी मेंबर रिंग होती है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फिर से समझो, फिर से कैसे? ये कार्बन, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, ये कार्बन। बोलो, बात समझ में आ रही है? फिर ये कार्बन, तो अभी भी एक ही से जुड़ा है, फिर ये कार्बन, तो ये कार्बन 2 से जुड़ा है ना, तो इस वाली का ये वाला कार्बन आ जाएगा ना, तो प्रायोरिटी में भले ही दोनों का है, लेकिन ये तो इसमें जल्दी आ रहा है, तो इसलिए छोटी मेंबर रिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएगा। मूव करना स्टार्ट करो, 1 2 3 के लोग मूव करेंगे, कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो एस की जगह आंसर क्या जाएगा? आर आ जाएगा। इसका फिर अपने आप देख लेना। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन होने वाले हैं। मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपको डैश वेज में अच्छे तरीके से आरएस आ रहा है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाले, और आपको सिर्फ प्रायोरिटी देते समय बहुत अच्छे से ध्यान देना है, वहीं पर थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। और ये वाला केस सबसे इंटरेस्टिंग केस था। मैं फिर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने प्रायोरिटी दे दी, लेकिन यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे था? प्लेन पे था। तो आप इसको वेज पे लेके आ जाओ किस तरीके से, क्योंकि हमने प्लेन वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा, हमने तो डैश पर क्लॉकवाइज आर समझा है, और वेज पर ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो एस को आर करते हैं, आर को एस करते हैं, लेकिन प्लेन वाली मैंने तो कोई बात बताई नहीं। तो सबसे पहले आप प्लेन को वेज पर लेके आओगे, क्योंकि वेज ही यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे सर डैश कहाँ चला गया? अरे भैया 3 बॉन्ड तो पहले ही प्लेन में आ जा रही है, तो एक ही तो आपका वेज आएगा। तो आपको ये चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो चेंज करते हैं वो इवन चेंज ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस लेक्चर में बाईसाइक्लिक कंपाउंड और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड की आरएसएमई खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे नोर बोर्नेन सिस्टम, ब्रिज कंपाउंड्स और चेयर और बोर्ड फॉर्म जो होती है साइक्लोहेक्सेन, उसकी बात करते हैं कि आखिरकार उसमें किस तरीके से आरएसएमई करेंगे।